नमस्कार दोस्तों, आज हम जननित्र के प्रकार से संबंधित प्रश्न हल करेंगे जो एग्जामों में आए हुए हैं। तो जननित्र के प्रकार से संबंधित तो अपना पहला प्रश्न है, एक शंट जननित्र किसी भार को 440 वोल्ट पर 40 एम्पीयर की धारा प्रदान करता है। यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध 220 ओम है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी। देखो किस प्रकार से है कि कोई शंट जननित्र, तो शंट जननित्र आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग, ये शंट जननित्र है जो किसी बार को 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर, यानी यह 440 वोल्ट और 40 एम्पियर किसी भार को प्रदान करता है। यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध 220 ओम है, 220 ओम है शंट फील्ड प्रतिरोध, वह आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है, 0.8 ओम है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी। देखो इसमें से प्रवाहित धारा है 40 एम्पियर। अब देखो जननित्र के अंदर जो धारा यहाँ आएगी ये आई है, ये आएगी आई एल, और मान लो इसमें से प्रवाहित होगी वो होगी आई एस एच। तो आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच होगा, क्योंकि यहाँ जो धारा आ रही है वो दो भागों में बट रही है। कुछ धारा तो बाहर में से प्रवाहित हो रही है और कुछ धारा फील्ड में से प्रवाहित हो रही है। तो आई एल का मान तो दे रखा है 40 एम्पियर, आई एस एच ज्ञात करना होगा। तो आई एस एच बराबर होता है वी एस एच अपॉन आर एस एच। अब देखो वी एस एच का मान क्या है, वी एस एच यानी लोड वोल्ट के बराबर ही मिल रहे हैं, यानी यहाँ जो वोल्ट है वो यहाँ मिलेंगे, तो इसमें वी एस एच बराबर वी एल होगा। तो वी एस एच का मान क्या हो जाएगा 440 वोल्ट, आर का मान क्या हो जाएगा इसका प्रतिरोध 220 ओम, कितना हो गया 2 एम्पियर। तो इसमें से प्रवाहित धारा कितनी हो गई 2 एम्पियर। तो देखो 40 एम्पियर इधर से प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर इसमें से प्रवाहित हो रही है, ये कितनी हो जाएगी आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। तो आई एल का मान कितना हो गया, आई एल का मान हो गया 40 और आई एस एच का मान हो गया 2, कितना हो गया 42 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 एम्पियर यानी बी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जननित्र निम्न में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। यानी किस जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है। इसको इस प्रकार से भी पूछा गया कि कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्ट निर्माण कर सकता है। अब देखो श्रेणी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक होना आवश्यक है, शंट जनरेटर इसमें भी होना आवश्यक है, यौगिक जनरेटर इसमें भी होना आवश्यक है, सेपरेटली एक्साइट जनरेटर यानी परतक उत्तेजित जनरेटर इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई बाह्य डीसी स्रोत से हम इसकी फील्ड कुंडलन को उत्तेजित करते हैं, तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया डी, परतक उत्तेजित या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या कार्य है। यानी जो फील्ड में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है उसका क्या काम होता है। अब देखो अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, धारा का निर्माण करना, वोल्ट का निर्माण करना, आवृत्ति का निर्माण करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व प्रारंभिक वोल्ट का निर्माण करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा वोल्टेज का निर्माण करना, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार श्रेणी वाइंडिंग टर्मिनल पर चिन्ह जरूरी होता है। यानी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसके जो टर्मिनल अंकन होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो हम सभी के देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो जनरेटर के अंदर आर्मेचर संयोजन होते हैं,
आर्मेचर के संयोजक होते हैं A1 और A2। श्रेणी फील्ड होती है उसके होते हैं D1 और D2। शंट फील्ड होती है उसके होते हैं E1 और E2। इसके अलावा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है, कंपेंसेटिंग या निरसन वाइंडिंग, उसको C1 और C2। यदि इंटरपोल वाइंडिंग है, इंटरपोल वाइंडिंग के जो टर्मिनल अंकन होते हैं उनको B1 और B2। यदि परतक उत्तेजित है यानी फील्ड वाइंडिंग परतक उत्तेजित है तो उसको F1 और F2 से प्रदर्शित करते हैं। आर्मेचर को A1 A2 से, सीरीज फील्ड को D1 D2 से, शंट फील्ड को E1 E2 से, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को C1 C2 से, इंटरपोल वाइंडिंग को B1 B2 से और परतक उत्तेजित वाइंडिंग है उसको F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें पूछा है श्रेणी वाइंडिंग के, तो श्रेणी वाइंडिंग हो जाएगा D1 और D2, यानी किस में है, C ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक के अनुसार अन्योत उत्तेजित यानी परतक उत्तेजित जनरेटर के टर्मिनल अंकन होते हैं। परतक उत्तेजित जनरेटर है तो उसके दो तो आर्मेचर के हो जाएंगे और दो फील्ड के हो जाएंगे। तो आर्मेचर के तो हो गए A1 A2 और परतक उत्तेजित फील्ड के हो गए F1 F2। तो क्या हो जाएगा A1 A2 और F1 F2 किस में, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। अगला है, डीसी श्रेणी जनरेटर का श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध लगभग होता है, यानी जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो आर्मेचर और सीरीज फील्ड इन दोनों का लगभग 1 ओम से कम होता है। पूछ ले कि आर्मेचर में जो लपेटन है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो भी 1 ओम से कम होता है, लगभग 1 ओम या 1 ओम से कम। सीरीज फील्ड का पूछे तो भी 1 ओम से कम होता है। शंट फील्ड का पूछ ले तो लगभग 100 ओम से ज़्यादा ही होता है, यानी 100 या 200 ओम लगभग होता है। तो इसमें पूछा है सीरीज फील्ड का। आप देखो ऑप्शन देखो, पहले में ए ऑप्शन में 2.5 ओम, बी में 0.1 ओम, सी में 10 ओम, डी में 200 ओम। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी 0.1, क्योंकि और तो सभी 1 ओम से ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 ओम। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी श्रेणी जनरेटर लंबी पारेषण लाइन से जुड़ा हुआ है, इसे किस रूप में पहचानेंगे। यदि डीसी जनरेटर को श्रेणी जनरेटर लगाते हैं हम, इसमें लंबी लाइनों में वोल्टता जो ड्रॉप की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए हम लगाते हैं, तो इसे बूस्टर के रूप में पहचानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बूस्टर, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी जनरेटर को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इनमें से श्रेणी जनरेटर का उपयोग पूछा है। पहला है लाइटिंग लोड। लाइटिंग लोड में शंट या लेवल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं, तो ये नहीं होगा। बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर में भी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। बूस्टर, अब देख लो ऊपर वाला वापिस रिपीट हो रहा है, तो ये बूस्टर है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बूस्टर, क्योंकि सीरीज जनरेटर को बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डीसी जनरेटर में वर्धित वोल्टता अभिलक्षण होता है। वर्धित वोल्टता अभिलक्षण का आशय क्या है कि भार का मान बढ़ने पर वोल्टता का मान बढ़ता है। ज्यों ज्यों भार का मान बढ़ाएंगे टर्मिनल वोल्टता बढ़ेगी, तो इसे हम कहते हैं वर्धित वोल्टता अभिलक्षण। तो देखो किसमें, सीरीज जनरेटर श्रेणी जनरेटर में होता है, क्योंकि श्रेणी जनरेटर के अंदर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग होती है। जो जो बार का मान बढ़ते हैं फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ता है, फलस्वरूप टर्मिनल वोल्टता भी बढ़ती है। जबकि शंट जनरेटर के अंदर क्या होता है कि 0 बार से पूर्ण बार तक लगभग स्थिर वोल्टता होती है, लगभग नियत वोल्टता रहती है, कुछ भार पर घटती रहती है। तो इसमें क्या रहेगा, श्रेणी जनरेटर, क्योंकि वर्धित वोल्टता अभिलक्षण भार बढ़ने पर वोल्टता का मान श्रेणी जनरेटर में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीसी जनरेटर स्थिर वोल्ट उत्पन्न करता है। लगभग नियत वोल्ट। देखो एकदम नियत वोल्ट स्थिर वोल्ट तो लेवल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग उत्पादित करता है, यानी लेवल कंपाउंड जनरेटर है तो वो एकदम स्थिर वोल्ट ही उत्पादित करता है, 0 बार से पूर्ण बार तक स्थिर ही रहता है।
जबकि अभी इन ऑप्शनों में देखें तो डीसी श्रेणी जनरेटर, ये भार बढ़ने पर वोल्टता बढ़ती है। डीसी शंट जनरेटर, इसकी यानी भार और वोल्टता विलक्षण लगभग स्थिर मिलता है। यानी शंट जनरेटर का हम देखें IL और V, लोड करंट और V। अब इसमें क्या है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न का पूछ लिया तो उत्पन्न E एकदम स्थिर करता है, क्योंकि इसमें जो जनरेट होता है वोल्टेज वो स्थिर होता है, आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज कुछ घटता रहता है। तो इसमें जो लोड करंट का मान बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टता पर कोई प्रभाव, या सॉरी प्रेरित वोल्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थिर वोल्ट मिलते रहेंगे। और यदि इसमें आउटपुट वोल्टेज पूछ ले कि स्थिर वोल्ट आउटपुट वोल्ट कौन सा प्रदान करता है, तो लेवल कंपाउंड जनरेटर हो जाता है। यदि आउटपुट वोल्टता का पूछे, इसमें प्रेरित वोल्ट का पूछा है तो प्रेरित वोल्ट शंट जनरेटर ही का ही स्थिर रहता है शून्य बार से पूर्ण बार तक। तो इसमें हो जाएगा शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? बैटरी चार्जिंग में लगभग स्थिर वोल्ट आवश्यक होते हैं, तो बैटरी चार्जिंग में देखो सीरीज जनरेटर नहीं काम में लेते हैं, अल्टरनेटर एसी पर पैदा करता है। कंपाउंड जनरेटर में भी अब इसमें दे नहीं रखा है कि क्यूमुलेटिव है या डिफरेंशियल है। तो शंट जनरेटर सही है, बैटरी चार्जिंग में शंट जनरेटर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंट फील्ड आर्मेचर से किस प्रकार जुड़ी थी? यानी शंट फील्ड आर्मेचर से किस प्रकार से जुड़ी होती है? एक शंट जनरेटर है, उसके अंदर आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं? तो आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग, तो ये हो गया शंट जनरेटर। तो ये किस प्रकार से जुड़ी होती है? आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, समांतर। अगला क्वेश्चन है, शंट जनरेटर को निम्न विकल्प में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी शंट जनरेटर का उपयोग पूछा है इसमें। आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग नहीं होगा। ऑटोमोबाइल में शंट जनरेटर प्रयोग करते हैं। आर्क प्रकाश व्यवस्था, इसमें सीरीज जनरेटर प्रयोग करते हैं। क्रेन, इसमें भी सीरीज जनरेटर प्रयोग करते हैं। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल में कौन सा प्रयोग करते हैं? शंट जनरेटर। तो राइट आंसर हो गया इसका बी, ऑटोमोबाइल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या डीसी शंट जनरेटर का उपयोग है? शंट जनरेटर का उपयोग पूछा है। वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं। बूस्टर में श्रेणी जनरेटर प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी शंट जनरेटर। ट्रैक्शन में श्रेणी जनरेटर। घरेलू प्रकाश व्यवस्था, इसमें लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंट जनरेटर का पूछा है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर को भी कहा जाता है, यानी डीसी शंट जनरेटर को निम्न में से क्या दूसरा नाम क्या है? नियत वोल्ट जनरेटर कह सकते हैं, क्योंकि यह लगभग स्थिर वोल्टेज पैदा करता है। और डीसी श्रेणी जनरेटर नहीं, नियत धारा कोई नियत आवश्यक नहीं है। परिवर्तनीय वोल्टेज जनरेटर, परिवर्तनीय का आशय क्या हो गया कि बाहर बढ़ने पर वोल्टेज परिवर्तित होते हैं, चाहे घटते हैं या बढ़ते हैं। तो ये भी नहीं है, तो क्या हो गया? नियत वोल्टेज जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर को नियत वोल्टेज जनरेटर भी कह सकते हैं। अगला है, शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा बहती है, लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। शंट फील्ड कॉइल में धारा तो कम बहती है, परंतु फील्ड फ्लक्स ज़्यादा तैयार होता है। इसका क्या कारण है? अब ऑप्शन देखो, फेरों की संख्या कम, फेरों की संख्या इसमें ज़्यादा होती है। कुंडली का उच्च प्रतिरोध, ये कोई आवश्यक नहीं है। फेरों की बड़ी संख्या यानी ज़्यादा संख्या, ये सही है। मोटे तार कुंडलन, ये भी नहीं होती क्योंकि पतले तार कुंडलन होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स है लपेटन की संख्या के समानुपाती होता है, कोर का कटाक्ष क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, धारा के मान के समानुपाती होता है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो गया? फेरों की संख्या यानी लपेटन संख्या के समानुपाती होता है फ्लक्स।
तो फेरों की बड़ी संख्या, राइट आंसर हो गया सी। अगला है, यदि डीसी शंट जनरेटर 9 एम्पीयर पर 1.8 किलोवाट का भार प्रदान करता है, शंट करंट 1 एम्पीयर है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा। मान लो एक शंट जनरेटर है जो 9 एम्पीयर पर 1.8 किलोवाट भार को प्रदान करता है, यानी यहाँ भार क्या है 1.8 किलोवाट और भार धारा का मान क्या है 9 एम्पीयर, यानी किसी यहाँ भार लगा हुआ है, इस भार को 1.8 यानी भार का मान 1.8 किलोवाट है, भार धारा है 9 एम्पीयर। तो पूछा क्या है, शंट करंट 1 एम्पीयर है, मान लो इसमें से प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर है, ये धारा 9 एम्पीयर है, तो इस धारा का मान पूछा है आर्मेचर करंट क्या होगा। तो आर्मेचर करंट IA बराबर होगा IL प्लस ISH, क्योंकि यहाँ जो धारा आएगी वो दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ धारा लोड में से प्रवाहित होगी, कुछ धारा शंट फील्ड में से प्रवाहित होगी। तो IA बराबर IL प्लस ISH, IL का मान क्या है 9 एम्पीयर, ISH का मान क्या है 1 एम्पीयर, कितना हो गया 10 एम्पीयर। तो राइट आंसर यानी आर्मेचर करंट ही पूछा है, तो ये आर्मेचर करंट है, ये क्या हो जाएगा 10 एम्पीयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है, एक 200 वोल्ट डीसी मशीन में शंट क्षेत्र प्रतिरोध 440 ओम है, तो शंट क्षेत्र धारा का मान क्या होगा। एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में यानी टर्मिनल वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट, यानी टर्मिनलों पर या आउटपुट में 220 वोल्ट है। शंट क्षेत्र प्रतिरोध इसका मान क्या है 440 ओम। पूछा है शंट क्षेत्र धारा ISH, ISH बराबर होता है VSH अपॉन RSH, यानी शंट फील्ड के अक्रॉस वोल्ट बटा शंट फील्ड प्रतिरोध। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, देखो शंट जनरेटर के अंदर VSH बराबर VL होता है, यानी जो लोड वोल्ट या टर्मिनलों पर जो वोल्ट होता है वही शंट फील्ड का वोल्ट होता है। तो 220 है तो ये भी 220 होगा, तो VSH का मान क्या हो गया 220, RSH का मान क्या हो गया 440, कितना होगा 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न जनरेटर में किस में कुंडलन को 2 भागों में बांटा होता है, यानी इन जनरेटर में से किस में 2 भागों में बटी होती है कुंडली। कंपाउंड जनरेटर यानी कौन सा हो गया, यानी एक जो फील्ड कॉइल है उसको 2 भागों में बांटते थे, एक तो सीरीज और एक शंट, यानी दोनों प्रकार से बना देते हैं, तो वो कौन सा हो गया कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि शंट में केवल एक ही कुंडलन होती है शंट, सीरीज में एक ही होती है श्रेणी, तो क्या हो जाएगा यौगिक जनरेटर या कंपाउंड वाउंड जनरेटर। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग प्रयोजन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, यानी आर्क वेल्डिंग किससे की जाती है। और ये क्वेश्चन ऊपर भी आया, बता दिया था मैंने कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसको हम आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में कम वोल्टता और उच्च धारा होनी जरूरी है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो ही बाहर का मान बढ़ेगा वोल्टेज तो घट जाएगा और धारा का मान बढ़ जाएगा, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, विभेदीय यौगिक जनरेटर। अगला है, एक 220 वोल्ट दिष्ट धारा मशीन में 1 ओम प्रतिरोध का आर्मेचर है, यदि पूर्ण भार आर्मेचर धारा 10 एम्पीयर है, तो डीसी मशीन की जनरेटर की भांति कार्य करने पर इसकी प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी इसमें इंड्यूस ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में पूछा है। क्या दे रखा है कि एक 220 वोल्ट दिष्ट धारा मशीन, यानी टर्मिनल वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, 1 ओम आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या है 1 ओम, आर्मेचर धारा का मान क्या है 10 एम्पीयर, यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है।
यदि तो प्रेरित वोल्टता का मान क्या होगा, E का मान क्या होगा। शंट जनरेटर में E बराबर क्या होगा, VL प्लस VA, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज या VT कह सकते हैं या लोड वोल्ट कह सकते हैं, तो लोड वोल्ट प्लस आर्मेचर द्वारा खपत वोल्टेज। अब देखो VA बराबर क्या होता है, VA बराबर होता है RA इंटू IA, यानी R आर्मेचर का प्रतिरोध और IA यानी आर्मेचर में से प्रवाहित धारा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या है 1 ओम, प्रवाहित धारा क्या है 10 एम्पियर, तो कितना हो गया 10 वोल्ट, यानी आर्मेचर चालकों द्वारा खपत वोल्ट का मान क्या हो गया 10 वोल्ट। तो प्रेरित वोल्ट E बराबर क्या हो जाएगा, लोड वोल्ट यानी 220 प्लस आर्मेचर द्वारा खपत वोल्ट 10, कितना हो गया 230 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 230 वोल्ट, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर श्रेणी वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स शंट वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की मदद करता है तो इस जनरेटर को क्या कहते हैं। यानी जो सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स दोनों जुड़ने वाले स्वभाव के हैं, तो वह कौन सा होगा, संचय यौगिक यानी कैम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दूसरा इसमें और क्या पूछा है कि यदि डीसी जनरेटर में श्रेणी व शंट फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव के हैं तो क्या होगा, यानी दोनों के फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव के हैं तो वह होगा संचय यौगिक जनरेटर यानी कैम्युलेटिव कंपाउंड। और यदि ऐसा पूछ ले कि विपरीत स्वभाव के हैं, एक दूसरा का विपरीत है, फ्लक्स एक दूसरा का विलोपन कर रहा है, तो हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इसमें जुड़ने वाला पूछा है तो क्या हो जाएगा संचय यौगिक यानी कैम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ए। यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट है, सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है, तो टर्मिनल वोल्ट स्थिर रहते हैं, तो इस तरह से जनरेटर को क्या कहा जाता है। यदि सीरीज फील्ड यदि शंट फील्ड में वोल्टेज की जो गिरावट होती है 0 बार से पूर्ण बार तक, और जो जितनी गिरावट होती है उतनी सीरीज फील्ड वापस बना दे, तो उस जनरेटर को हम लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। यानी यह एक संचय यौगिक जनरेटर ही होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं संचय यौगिक जनरेटर यानी कैम्युलेटिव कंपाउंड के, एक तो अवर कंपाउंड, एक अंडर कंपाउंड और एक लेवल कंपाउंड। तो इसको हम लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। इसका दूसरा भी पूछ लें, देखो निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर सभी बार पर स्थिर आउटपुट वोल्ट प्रदान करता है। यदि आउटपुट वोल्ट स्थिर पूछ ले तो लेवल कंपाउंड, और यदि प्रेरित वोल्ट स्थिर पूछे कि 0 बार से पूर्ण बार तक जो इंड्यूस ईएमएफ है प्रेरित विद्युत वाहक मतलब वो स्थिर रहता है, तो होगा शंट जनरेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा लेवल कंपाउंड जनरेटर। अगला है, परतक उत्तेजित कॉइल के लिए आपूर्ति निम्न में से प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जो परतक उत्तेजित जनरेटर होता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को बाहरी डीसी स्रोत से सप्लाई देनी होती है, तो हम उसको किस से सप्लाई नहीं दे सकते हैं। डीसी जनरेटर से दे सकते हैं, उसको स्टोरेज बैटरी से दे सकते हैं, सोलर से नहीं दे सकते, क्योंकि सोलर की कोई ज़रूरी नहीं है कब कितना वोल्ट प्रदान करे, क्योंकि नाइट के समय में आवश्यक हो तो नाइट में सोलर सप्लाई नहीं देगा। दिन में भी मान लो अंधेरा हो जाए या बादल आ जाए या सर्दियों में कम देता है, तो इस प्रकार से सोलर से नहीं दे सकते। रेक्टिफायर डीसी हम दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर से नहीं दे सकते तो सोलर। किसी डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होती है। यानी कोई भी शंट जनरेटर है उसकी फील्ड में एक बाहरी प्रतिरोध जोड़ते हैं। एक शंट जनरेटर के अंदर फील्ड में एक प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, मान लो ये शंट जनरेटर है, इसकी फील्ड वाइंडिंग में एक रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं। ये रेजिस्टेंस क्यों जोड़ते हैं, ये R ये FSH यानी शंट फील्ड, तो ये रेजिस्टेंस क्यों जोड़ता है पूछे, तो रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं, और फ्लक्स परिवर्तन से वोल्टता परिवर्तित होती है, क्योंकि E समानुपाती फाई, तो फाई वोल्टेज परिवर्तित करने के लिए फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है, फ्लक्स परिवर्तित करने के लिए फ्लक्स करंट को यानी IF समानुपाती यानी फाई,
फील्ड करंट को नियंत्रित करेंगे। फील्ड करंट को नियंत्रित करने के लिए आर लगाया जाता है, यानी रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जनरेटर की वोल्टता को परिवर्तित या घटाने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस लगाए तो निश्चित है धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो प्रेरित वोल्टता भी कम होगी, तो जनरेटर की वोल्टता घटाने के लिए। अगला है 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाले 2 किलोवाट व 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर की भार धारा क्या होगी। कोई जनरेटर है डीसी, अब शंट है या सीरीज है कोई जरूरी नहीं कौन सा है, तो मान लो कोई भी ये जनरेटर है। अब दे रखा क्या है 2 किलोवाट और 200 वोल्ट, यहाँ टर्मिनलों पर 2 किलोवाट और 200 वोल्ट दे रखा है। तो पूछा है भार धारा आई का मान क्या होगा, आई एल का मान क्या होगा। तो I बराबर देखो P दे रखा है, V दे रखा है, तो P अपॉन V। P का मान क्या दे रखा है 2 किलोवाट यानी 2000 वाट, किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 2000। V का मान क्या है 200, 20 से 20 कितना हो गया 10 एम्पियर। तो भार धारा का मान क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्ट प्रेरित ईएमएफ से कम होता है। देखो जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर दोनों के कारण वोल्ट कम होने चाहिए। सीरीज जनरेटर, सीरीज में फील्ड और आर्मेचर दोनों ही होते हैं, यानी जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर। अब देखो श्रेणी जनरेटर का संयोजन किस प्रकार से होता है, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में होता है। दोनों की जो वोल्टता खपत होती है उसके कारण टर्मिनल वोल्टता कम होती है। प्रत्यावर्तक तो इसमें डीसी के बारे में चल रहा है तो प्रत्यावर्तक का अलग हो गया। यौगिक जनरेटर, अब यौगिक जनरेटर में सीरीज फील्ड के ओमिक प्रतिरोध द्वारा खपत तो कम हो जाता है, परंतु शंट से जो खपत होता है ओमिक प्रतिरोध के कारण वोल्ट खपत वो इसमें टर्मिनल वोल्ट में कम नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। शंट जनरेटर में आर्मेचर का तो हो जाता है, परंतु शंट फील्ड के जो खपत वोल्ट होते हैं उसके कारण टर्मिनल वोल्टता कम नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा श्रेणी जनरेटर। तो श्रेणी जनरेटर के कारण श्रेणी जनरेटर में आर्मेचर और फील्ड यानी जो फील्ड द्वारा खपत वोल्ट है और आर्मेचर द्वारा खपत वोल्ट है, इन दोनों के कारण आउट टर्मिनल वोल्टता कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर प्रतिरोध वोल्ट ड्रॉप का सूत्र है। आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप, यानी आर्मेचर के अंदर जो आर्मेचर का प्रतिरोध है उसके द्वारा खपत वोल्टता VA, इसे हम VA कह सकते हैं ना। तो VA ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो VA बराबर होता है RA इंटू IA, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध इंटू आर्मेचर में से प्रवाहित धारा। तो वो हो जाएगा इस आर्मेचर चालकों के प्रतिरोध द्वारा खपत वोल्टेज। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो RA इंटू IA या IA इंटू RA किस में, ए ऑप्शन में, तो IA इंटू RA। अगला क्वेश्चन है वान डी ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है कि 1931 के अंदर वान डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और यह क्षणिक उच्च वोल्टता प्रदान करता है, यानी एक स्थितिज विद्युत वाहक प्रदान करता है और क्षणिक यानी क्षण भर के लिए उच्च विद्युत वाहक बल पैदा करता है, यानी प्रवाहित करता है। और इसका प्रयोग धनावेशित कणों को त्वरित यानी उच्च वेग पर भेजने के लिए या त्वरित करने के लिए काम में लेते हैं। तो यह स्थितिज विद्युत वाहक बल पैदा करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग जनरेटर में होगा, वेल्डिंग जनरेटर में इनमें से कौन सा होगा। देखो लेफ्ट वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, वे कनेक्टेड वाइंडिंग, या तो ए या बी, इनमें से कोई नहीं। तो वेल्डिंग जनरेटर में कम वोल्ट उच्च धारा। अब देखो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है, लेफ्ट वाइंडिंग में कम वोल्टता उच्च धारा के लिए प्रयोग करते हैं, वेव वाइंडिंग उच्च वोल्टता निम्न धारा के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमें धारा उच्च चाहिए और वोल्टता कम चाहिए, तो कौन सा होगा, लेफ्ट वाइंडिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए लेफ्ट वाइंडिंग। अगला है डीसी जनरेटर में लेफ्ट वाइंडिंग का प्रयोग होता है। डीसी जनरेटर में लेफ्ट वाइंडिंग, अब वापिस आ गए ना। देखो लेफ्ट वाइंडिंग कहाँ करते हैं, लेफ्ट वाइंडिंग तो करते हैं कम वोल्ट और उच्च धारा के लिए, निम्न वोल्ट और उच्च धारा के लिए। और यदि वेव वाइंडिंग पूछ ले तो वेव वाइंडिंग होती है
उच्च वोल्ट निम्न धारा के लिए। तो इसमें लेप का पूछा है तो लेप में हो जाएगा निम्न तो वोल्ट और उच्च धारा तो किस में है, बी ऑप्शन में, यानी निम्न विभव उच्च धारा के लिए लेप वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंप संयोजित आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः से 50 ओम और 0.1 ओम है। यदि 100 वोल्ट 40 वाट वाले 60 लैंपों में विद्युत शक्ति प्रदान की जाती है तो आर्मेचर धारा क्या होगी। किस प्रकार का है प्रश्न देखो, मान लो कोई जनरेटर है जिसमें शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग। अब क्या दे रखा है, आर्मेचर 4 पोल, ठीक है, क्षेत्र प्रतिरोध 50 ओम, इसका प्रतिरोध दे रखा है 50 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध दे रखा है 0.1 ओम, आपूर्ति वोल्टेज 100 वोल्ट, यानी यहाँ पे आपूर्ति वोल्ट या टर्मिनल वोल्टेज क्या है 100 वोल्ट, और बाहर क्या दे रखा है कि 40 वाट वाले 60 लैंप है। यहाँ P क्या दे रखा है, यानी इसको लोड क्या दे रखा है, P बराबर दे रखा है देखो 40 वाट के 60 लैंप, यानी एक लैंप 40 वाट का है और 60 लैंप है, तो कितना होगा 2400 वाट, यानी यहाँ शक्ति क्या दे रखी है 2400 वाट शक्ति प्रदान करता है। तो आर्मेचर करंट का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है IA, ये हो गया IL, ये हो गया ISH। देखो IL बराबर क्या हो जाएगा, IL बराबर हो जाएगा, देखो P दे रखा है और V दे रखा है, तो P अपॉन V, यानी P अपॉन VL कह सकते हैं। तो P का मान कितना है 2400 वाट, V का मान कितना है 100, कितना हो गया 24 एम्पीयर, यानी यहाँ से प्रवाहित धारा क्या हो गई 24 एम्पीयर। ISH क्या होगी, ISH बराबर VSH अपॉन RSH। VSH का मान क्या है, जो टर्मिनल वोल्ट है या लोड वोल्ट है वही VSH होगा, तो कितना हो गया 100 बटा प्रतिरोध कितना है 50, कितनी होगी 2 एम्पीयर, तो इसमें से प्रवाहित धारा क्या होगी 2 एम्पीयर। तो ये 24 एम्पीयर है, ये 2 एम्पीयर है, तो IA बराबर क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट IA बराबर होता है IA बराबर होगा IL प्लस ISH। IL का मान कितना है 24 एम्पीयर, IA का मान कितना है 2 एम्पीयर, कितना हो गया 26 एम्पीयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 एम्पीयर, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो केवल जनरेटर के प्रकार से संबंधित थे। अब इसी चैप्टर से अगले सवाल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।